जय हिंद साथियों। शुरुआत करते हैं 1 जनवरी 2025 के डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस की। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम सभी साथियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं और मनोकामना है कि हनुमान जी आपको इस बार अपने लक्ष्य में प्राप्ति की ओर अग्रसर करें। तो इसी मनोकामना के साथ हम लोग अपना वीडियो प्रारंभ करते हैं साथियों। वर्ल्ड बैंक की रेमिटेंस रिपोर्ट रिलीज की गई है, तो उसमें इंडिया से लेकर काफ़ी पर्टिकुलर डेटा आया है, तो उसको हम लोग को देख लेना है। तो आपको ध्यान में रखना है कि कई सालों से, विगत वर्षों से इंडिया जो है इमर्ज हो रहा है एज टॉप मोस्ट रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेस अमंग LMICs with $129 बिलियन इनफ्लोज इन 2024। ठीक है, लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में इंडिया जो है टॉप मोस्ट रिसिपिएंट है रेमिटेंसेस का। ठीक है, तो रेमिटेंसेस इंडिया में सबसे ज़्यादा आते हैं, चाहे वो कोई भी कंट्री की रैंकिंग हो या कोई भी कंट्री कैटेगरी हो, इंडिया सबसे ज़्यादा रिसीव करने वाला रेमिटेंस कंट्री बना है। ठीक है, तो इंडिया टोटल कितनी रेमिटेंस रिसीव किया है 2024 में, ये डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, $129 बिलियन। ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखिएगा, $129 बिलियन जो है इंडिया में रेमिटेंस इनफ्लो हुआ है 2024 में। रेमिटेंसेस क्या होते हैं ये तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो ये बात याद रखिएगा, जो भी लोग यहाँ से जाते हैं, इंडियंस जाते हैं बाहर पैसा कमाने और वहाँ से पैसे भेजते हैं इंडिया को, इंडिया में जो भी उनकी फैमिली है, जो भी उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको पैसे भेजते हैं, तो इसको रेमिटेंस कहते हैं। ठीक है, तो रेमिटेंसेस के फ्लो कितना हुआ है इंडिया में, तो इंडिया में $129 बिलियन का इनफ्लो हुआ है 2024 में। ठीक है, 2023 में कितना हुआ था देखिए, कंपैरेटिव असेसमेंट भी हमको देखना है, तो 2023 में $125 बिलियन हुआ था। ठीक है, तो $4 बिलियन की बढ़ोतरी हुई है, जो कि है 3.2% इंक्रीज। ठीक है, 3.2% इंक्रीज हुआ है 2023 से। इस बार यूपीपीसीएस के पेपर में आपसे पूछा गया था कि रिसिपिएंट के अनुसार कंट्रीज को क्रम से लगाएं, मतलब सबसे ज़्यादा रेसिपिएंट कहाँ, रेमिटेंसेस कहाँ पे आता है, फिर सेकंड नंबर पे कौन सी कंट्री रेमिटेंस हाईएस्ट रेमिटेंस रिसीव करती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि इंडिया के बाद सबसे ज़्यादा कौन रिसीव किया है रेमिटेंस, तो दूसरे नंबर पे है मेक्सिको। ठीक है, मेक्सिको ने कितना रिसीव किया है, $68 बिलियन, ऑलमोस्ट हाफ इंडिया का। ठीक है, इंडिया $129 बिलियन है, सेकेंड नंबर पे मेक्सिको है जिनको $600 बिलियन प्राप्त हुए हैं रेमिटेंसेज इनफ्लो में। ठीक है, थर्ड पे है चाइना जहाँ पे $48 बिलियन रेमिटेंस आए हैं, फोर्थ पे है फिलीपींस जहाँ पे $40 बिलियन आए हैं, और फिफ्थ पे है पाकिस्तान जहाँ पे $33 बिलियन का रेमिटेंस आया है। ठीक है, तो ये आप पूरा एक कैटेगरी भी देख लीजिएगा, पूरा एक क्रम जो है वो याद करने की कोशिश कीजिएगा। इंडिया का डेटा तो आपको याद ही रखना है कि 2023 में $125 बिलियन था, जो कि 4 बिलियन बढ़ के $129 बिलियन हो गया है 2024 में, और ये इंक्रीज है 3.2% की। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। रीजन वाइज ग्रोथ प्रोजेक्शंस की बात करें तो साउथ एशिया ग्रू बाय 11.8% इन 2024। ठीक है, साउथ एशिया का जो रीजन है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश का, वहाँ पे रेमिटेंसेस का जो फ्लो था वो 11.8% बढ़ा है। मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में 5.4% ग्रोथ हुई है, और सब सहारन अफ्रीका में 2.4% ग्रोथ हुई है। ठीक है, तो आपसे अगर ये भी पूछ ले, थोड़ा सा डीप में पूछ ले कि किस रीजन ने सबसे ज़्यादा ग्रोथ विटनेस की है रेमिटेंसेज इनफ्लो में, तो वो है साउथ एशिया। ठीक है, 11.8% की ग्रोथ देखी गई है। रीजन वाइज डिक्लाइन देखें तो लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में डिक्लाइन देखा गया है, साथ ही साथ ईस्ट एशिया और पैसिफिक में भी डिक्लाइन देखा गया है। ठीक है, यूरोप और सेंट्रल एशिया में ग्रोथ देखी गई है 3% की। ठीक है, आफ्टर एन 8% डिक्लाइन इन 2023। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है वो अजय बांगा जी हैं। इसका हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। इस्टेब्लिश किया गया था वर्ल्ड बैंक को 1944 में। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई वर्ल्ड बैंक और रेमिटेंसेस के बारे में। इंडिया फंड करेगा श्रीलंका के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इंडिया टू फंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन श्रीलंका। कितना फंडिंग अमाउंट होगा, तो 2371 मिलियन। ठीक है, 2371 मिलियन रुपीस दिए जाएंगे इंडिया की तरफ से, किसको, श्रीलंका को। किस चीज़ के लिए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। कितने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होंगे, तो 33 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होंगे। फिगर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 33 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए इंडिया जो है पैसा देगा, फंड करेगा श्रीलंका को। कितना, 2371 मिलियन। अगर सेक्टर वाइज एलोकेशन की बात करें तो एग्रीकल्चर में 620 मिलियन दिए जाएंगे, हेल्थ में 780 मिलियन रुपीस, और एजुकेशन में ₹315 मिलियन प्रोवाइड किए जाएंगे इंडिया की तरफ से श्रीलंका को उनके डेवलपमेंट नीड्स पूरे करने में। ठीक है, यहाँ आपको ये याद रखना है कि फिगर कितनी है, 237 मिलियन टोटल अमाउंट है, और कितने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, तो 33 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं। कहाँ पे, श्रीलंका में दिया है भारत ने।
नेशनल मैथमेटिक्स डे की बात कर लेते हैं। तो नेशनल मैथमेटिक्स डे ऑब्जर्व किया जाता है 22 दिसंबर को, ठीक है। हर वर्ष 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे को ऑब्जर्व किया जाता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये क्यों ऑब्जर्व किया जाता है, इसका पर्पस क्या है। ये मार्क करता है बर्थ एनिवर्सरी श्रीनिवास रामानुजन की, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, श्रीनिवास रामानुजन जो बहुत बड़े इंडिया के मैथमेटिशियन रहे हैं, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे के तौर पे ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। इस साल 2024 में कौन सी एनिवर्सरी थी, तो ये 137th एनिवर्सरी थी, ठीक है। 127th एनिवर्सरी थी। कब इंट्रोड्यूस किया गया था ये पहली बार, तो 2011 में इंट्रोड्यूस किया गया था। कहाँ पे, मद्रास यूनिवर्सिटी में, ठीक है। रीजन क्या था तब इंट्रोड्यूस करने का 2011 में, तब 125th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई थी श्रीनिवास रामानुजन की। श्रीनिवास रामानुजन जी का बर्थडे कब होता था, तो 22 दिसंबर 1887 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। 22 दिसंबर 1887 को श्रीनिवास रामानुजन जी का जन्म दिवस था, जिसकी याद में नेशनल मैथमेटिक्स डे ऑब्जर्व किया जाता है 22 दिसंबर को। इंट्रोड्यूस किया गया था 2011 में। 2024 में 137वीं वर्षगांठ मनाई गई थी, ठीक है। तो ये सारे डायमेंशंस कवर कर देता है नेशनल मैथमेटिक्स डे के। स्टेट्स की बात करें तो वेस्ट बंगाल ने लॉन्च किया है स्कीम बांग्लार बारी स्कीम, ठीक है। बांग्लार बारी स्कीम कहाँ की स्कीम है, तो ये बंगाल की स्कीम है, पश्चिम बंगाल की स्कीम है। और ये एक आवासीय योजना है जिसके अंतर्गत जितने भी गरीब लोग, गरीब तबके के वर्ग के लोग हैं, गरीब वर्ग के लोग हैं, उनको मुफ्त आवास प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। मुफ्त आवास सरकार की तरफ से प्रदान किए जाएंगे। तो ये गरीब वर्ग के लिए एक आवासीय योजना है। और ये किसने आरंभ की है, तो ये वेस्ट बंगाल स्टेट ने इसको इनिशिएट किया है, बांग्लार बारी स्कीम, ठीक है। तो याद रखिएगा, लॉन्च बाय ममता बनर्जी हु इज चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। कहाँ से लॉन्च की गई है, तो नाबना स्टेट सेक्रेटेरिएट है यहाँ पे, वेस्ट बंगाल से लॉन्च की गई है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड हाउसेस फॉर रूरल पुअर अक्रॉस वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में जितने भी ग्रामीण गरीब लोग हैं उनको आवास प्रदान किए जाएंगे, ठीक है, उनको आवास मुहैया कराया जाएगा, ठीक है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी जी, गवर्नर है सीवी आनंद बोस, ठीक है। गवर्नर साहब है सीवी आनंद बोस। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस की बात करें तो बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2024 अनाउंस कर दिए गए हैं। बेस्ट मेंस प्लेयर का अवार्ड दिया गया है विंसियस जूनियर को। ये आते हैं ब्राजील से, ठीक है। ये कहाँ से आते हैं, ब्राजील से। और इनका ये कौन से फुटबॉल क्लब से एसोसिएटेड है, रियल मैड्रिड से एसोसिएटेड है, ठीक है। खैर आपको ये नहीं याद रखना है कि ये कौन से क्लब से एसोसिएटेड है, आपको बस ये याद रखना है कि ये कौन सी कंट्री से आते हैं। तो इनका नाम है विंसियस जूनियर, जो कि ब्राजील से आते हैं। बेस्ट विमेंस प्लेयर का अवार्ड मिला है एताना बोनमती को, जो कि स्पेन से आती हैं। बेस्ट मेंस गोलकीपर का अवार्ड मिला है एमिलियाना मार्टिनीज को, अर्जेंटीना के। और बेस्ट विमेंस गोलकीपर का अवार्ड मिला है अलियासा नाहिर को, जो कि यूएसए से आती है, ठीक है। बाकी ढेर सारे और अवार्ड है, उतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन लिस्ट आपके सामने लगा दी गई है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। फीफा की बात करें तो यहाँ पे प्रेसिडेंट है जियानो इन्फेंटिनो, हेडक्वार्टर्स है जूरिक स्विट्जरलैंड, स्टैब्लिश किया गया था 1904 में, ठीक है। मेंबर्स हैं 211 मेंबर्स हैं फीफा के, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये टॉप 4 अच्छे से याद कर लेना है। मेंस प्लेयर में है विंसियस जूनियर, विमेंस प्लेयर में है एताना बोनमती, मेंस गोलकीपर में है एमिलियानो मार्टिनीज और विमेंस गोलकीपर में है अलियासा नाहिर, ठीक है। और इनकी नेशनैलिटी भी आप याद रखिएगा। कन्वेंशंस एंड समिट्स की चर्चा करें तो 21st एनुअल समिट होस्ट किया गया था न्यू दिल्ली में, ठीक है। याद रखना है आपको 21st एनुअल हेल्थ समिट कौन सा संस्करण है, तो 21वां संस्करण है, ठीक है। 21st एडिशन है एनुअल हेल्थ समिट का। कहाँ पे होस्ट किया गया था, तो ये होस्ट किया गया था न्यू दिल्ली में, ठीक है। न्यू दिल्ली में होस्ट किया गया था। किसने होस्ट किया था, CII ने, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने होस्ट किया था, ठीक है। याद रखिएगा, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने होस्ट किया था 21st एनुअल समिट। थीम क्या थी, बहुत ज़रूरी थीम है, ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर फॉर विकसित भारत 2047। ये थीम थी लंबी चौड़ी, ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर फॉर विकसित भारत 2047, ठीक है। तो ये हमने 3-4 डायमेंशन, तो बहुत महत्वपूर्ण डायमेंशन होते हैं, वो देख लिए। कहाँ पे हो रहा है, न्यू दिल्ली में हो रहा है। कौन सा एडिशन है, कौन सा संस्करण है, तो 21वां संस्करण है। थीम क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर फॉर विकसित भारत 2047। होस्ट कौन है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है।
की हाईलाइट्स की चर्चा करें तो यहाँ पे लॉन्च किया गया है नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी फॉर मेडिटेक सेक्टर्स। 400 करोड़ दिए गए हैं मेडिकल डिवाइस पार्क्स को और 500 करोड़ दिए गए हैं मेडटेक रिसर्च एंड इनोवेशन को। ठीक है, एआई इन हेल्थ केयर इंट्रोड्यूस किया गया है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा कुछ न्यू इनिशिएटिव, जैसे अभी हम लोग ने बात की 400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं मेडिकल डिवाइस पार्क्स को। कहाँ कहाँ पे? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में। उसी के साथ साथ 500 करोड़ की फंडिंग दी जाएगी मेडिटेक सेक्टर को, ताकि वो इनोवेशन कर सके, रिसर्च कर सके मेडटेक सेक्टर में। ठीक है, तो ये बात हो गई 21st एनुअल समिट की। बात कर लेते हैं होस्ट की। तो होस्ट कौन था? होस्ट हमने देखा कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री था। ठीक है, तो होस्ट के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो CII के प्रेसिडेंट है संजीव पुरी जी। ठीक है, याद रखिएगा संजीव पुरी जी। हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली और ये स्टैब्लिश की गई थी 1895 में। ठीक है, 1895 में CII को स्टैब्लिश किया गया था। इंडियन रेलवेज ने लॉन्च किया है मोबाइल एप्लीकेशन संरक्षा। ठीक है, याद रखिएगा, आपसे डायरेक्टली ये पूछ सकते हैं कि संरक्षा मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में दे देगा इंडियन रेलवे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, BSF, CISF, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, मतलब बहुत ढेर सारे ऑप्शन आपको दे सकता है कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो आपको याद रखना है संरक्षा मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है, तो ये इंडियन रेलवेज ने लॉन्च किया है। ठीक है, इससे क्या होगा, ये पैसेंजर सेफ्टी को एनहांस करेगा। ठीक है, पैसेंजर सेफ्टी को बढ़ाने के लिए, एनहांस करने के लिए संरक्षा मोबाइल एप्लीकेशन इंडियन रेलवेज ने लॉन्च किया है। मिनरल प्रोडक्शन और ग्रोथ डेटा रिलीज किया गया है, तो देख लेते हैं। ये फिजिकल ईयर 24-25 के अप्रैल से अक्टूबर सेगमेंट का है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा ये 24-25 के अप्रैल से अक्टूबर तक का जो मिनरल प्रोडक्शन हुआ है उसके बारे में डेटा जनरेट किया गया था और रिलीज किया गया था। सबसे पहले बात करते हैं आयरन ओर प्रोडक्शन की। ठीक है, आयरन ओर प्रोडक्शन जो है ये सबसे ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करता है MCDR मिनरल प्रोडक्शन में। ठीक है, तो 69% की जो वैल्यू प्रोवाइड होती है मिनरल प्रोडक्शन में वो आयरन ओर से होती है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रोल प्ले करता है मिनरल प्रोडक्शन में आयरन ओर। ठीक है, जिसमें 69% कॉन्ट्रीब्यूट करता है बाय वैल्यू इन मिनरल प्रोडक्शन। 23-24 में टोटल आयरन ओर प्रोडक्शन हुआ था 274 मिलियन मेट्रिक टन। ठीक है, पिछले साल 274 मिलियन मेट्रिक टन प्रोड्यूस किया गया था आयरन ओर का। ठीक है, 24-25 में अप्रैल से अक्टूबर तक के बीच कितना प्रोड्यूस किया गया है, तो 158.4 मिलियन मेट्रिक टन प्रोड्यूस कर चुके हैं। ठीक है, और ये 152.1 से ज़्यादा है। ये कब का डेटा था, ये 23-24 के अप्रैल से अक्टूबर तक का डेटा था। ठीक है, तो 4.1% की बढ़ोतरी हुई है 23-24 के अप्रैल अक्टूबर सेगमेंट से 24-25 के अप्रैल से अक्टूबर सेगमेंट की। ठीक है, फिर मैग्नीज ओर की बात करते हैं, तो मैग्नीज ओर बढ़ा है बाय 11.1% टू 2 मिलियन मेट्रिक टन। ये बढ़ा है फ्रॉम 1.8% मिलियन मेट्रिक टन टू 2% हो गया है 2 मिलियन मेट्रिक टन। ठीक है, फिर बॉक्साइट प्रोडक्शन की बात करें तो ये 11.3% ग्रोथ देखी गई है इसमें। अप्रैल से अक्टूबर फिजिकल ईयर 23-24 में इसका जनरेशन हुआ था 12.4 मिलियन मेट्रिक टन और अब ये बढ़ के हो गया है 13.8 मिलियन मेट्रिक टन। बॉक्साइट प्रोडक्शन की बात की थी हमने। एल्यूमिनियम प्रोडक्शन बढ़ गया है 1.2% से। तो पिछले साल 23-24 में अप्रैल से अक्टूबर में 24.7 मिलियन मेट्रिक टन था और इस बार बढ़ गया है 24.46 मिलियन मेट्रिक टन एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन हुआ है। फिर कॉपर प्रोडक्शन की बात करें, रिफाइंड कॉपर प्रोडक्शन की, तो दिस इंक्रीज्ड बाय 6%। ठीक है, ये हुआ था 2.83 मिलियन मेट्रिक टन इन फिजिकल ईयर 23-24 और 24-25 के अप्रैल से अक्टूबर सेगमेंट में ये हो गया है 3 मेट्रिक टन। ठीक है, 3 मिलियन मेट्रिक टन ये हो गया है, ये बात आपको याद रखनी है। इंडिया की रैंकिंग देख लेते हैं पर्टिकुलर मिनरल या मेटल में, तो एल्यूमिनियम में इंडिया की रैंकिंग है सेकंड। ठीक है, एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में इंडिया की रैंकिंग है सेकंड, लीडिंग प्रोड्यूसर है चाइना। रिफाइंड कॉपर की बात करें तो ग्लोबल रैंक है इंडिया की 4th, फर्स्ट रैंक पे है चिली, सेकंड पे है पेरू, जो कि लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं रिफाइंड कॉपर के। आयरन ओर प्रोडक्शन में इंडिया की रैंक है 4th और फर्स्ट 3 रैंकिंग्स हैं। ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट पे है, सेकंड पे है ब्राज़ील और थर्ड पे है चाइना इन टर्म्स ऑफ आयरन ओर प्रोडक्शन और फोर्थ पे है इंडिया। ठीक है, फोर्थ पे है इंडिया। स्टील कंजम्पशन ग्रोथ की बात करें तो 13.5% इंक्रीज हुआ है स्टील कंजम्पशन में। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। एंड इंडिया इज द ओनली मेजर इकोनॉमी विद स्ट्रॉन्ग स्टील कंजम्पशन ग्रोथ इन द फर्स्ट हाफ ऑफ फिजिकल ईयर 24-25। ठीक है, तो खैर इतना नहीं याद रखना है, बस स्टील कंजम्पशन ग्रोथ याद रखिएगा। 13.5% की ग्रोथ विटनेस की गई है स्टील कंजम्पशन में। ये कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स थे और उनके ग्रोथ के डेटा थे।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है लुकअप फैसिलिटी फॉर एनईएफटी एंड आरटीजीएस। ठीक है, तो याद रखिएगा लुकअप फैसिलिटी किसके लिए आई है, तो ये एनईएफटी और आरटीजीएस के लिए आई है। इससे क्या होगा, इससे जो फ्रॉड है वो कम होंगे, जो एरर्स हैं वो कम होंगी। जब एनईएफटी या आरटीजीएस से कोई ट्रांजैक्शन होता है तो फ्रॉड ना हो सके या कोई गड़बड़ी ना हो सके, एरर्स ना हो सके, उसको कम करने के लिए लुकअप फैसिलिटी लॉन्च की गई है आरबीआई द्वारा। इससे क्या होगा, ये क्या करेगा, रेमिटर्स जो होंगे, पैसे भेजने वाले जो होंगे, उनको अलाउ करेगा कि वो वेरीफाई कर ले बेनिफिशियरी नेम बिफोर इनिशिएटिंग पेमेंट्स, सिमिलर टू यूपीआई एंड आईएमपीएस। ठीक है, जैसे हम यूपीआई में देखते हैं पेमेंट करने से पहले हम वेरीफाई कर लेते हैं नाम वगैरह सारी चीज़ें, जो भी अकाउंट नेम है या जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको वेरीफाई कर लेते हैं। वैसे ही लुकअप फैसिलिटी अब आई है एनईएफटी और आरटीजीएस ट्रांजैक्शंस के लिए। तो जो भी ट्रांजैक्शन इसके अंतर्गत होगा, लुकअप फैसिलिटी से क्या हो सकता है, बेनिफिशियरी को वेरीफाई किया जा सकता है पेमेंट करने से पहले। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा, लुकअप फैसिलिटी किसके लिए आई है, एनईएफटी और आरटीजीएस के लिए। किसने इंट्रोड्यूस की है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये इंट्रोड्यूस की है। ठीक है, नेक्स्ट आरबीआई ने अपना ग्रोथ प्रोजेक्शन इंट्रोड्यूस किया है इंडिया के लिए। तो इंडिया के फिजिकल ईयर 25 में जो जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो है 6.6% का। ठीक है, तो ये बात भी याद रखिएगा कि फिजिकल ईयर 25 के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए आरबीआई की जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है, जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन है, वो है 6.6% की। ठीक है, रिजर्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट लॉन्च की है जिसका नाम है रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन 23-24। ठीक है, तो इसमें 2 ही 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट का क्या नाम है, रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन 23-24 की हाईलाइट्स क्या क्या हैं, तो एसेट क्वालिटी ऑफ बैंक्स हाईलाइट है, एनपीएज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पे इन्होंने हाईलाइट प्रोवाइड किए हैं, इन्होंने कुछ डेटा प्रोवाइड किए हैं, क्रेडिट ग्रोथ एंड इकोनॉमिक आउटलुक के बारे में बताया गया है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन बैंकिंग के बारे में कुछ चर्चा की गई है, और स्ट्रॉन्ग कैपिटल एडिक्वेसी के बारे में चर्चा की गई है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो डेटा है हमारे लिए वो ये है कि जो एनपीएज हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, वो गिरे हैं, उनकी जो ग्रोथ है उनकी जो बढ़ के 12 ईयर लो पे आ गए हैं, सॉरी घट के 12 ईयर लो पे आ गए हैं ऑफ 2.5%। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये डेटा है कि एनपीएस की क्या रेट हो गया है। अब एनपीएस का रेट हो गया है 2.5% एज ऑफ सितंबर 2024। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है, 2.5% जो है एनपीए की जो दर है, एनपीए का जो रेट है वो 2.5% है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा यही जो है मुद्दा मैटर करता है, क्योंकि इसके बाद क्या होगा, बैंकों के पास ढेर सारा लोन बच जाएगा देने के लिए जिनको भी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो जो भी एनपीएस, जो भी नॉन परफॉर्मेंस एसेट्स का रेट रहा है वो 2.5% रहा है सितंबर 2024 में। प्रोजेक्शन क्या है एनपीएस की, तो ग्रॉस बैड लोन कुड राइज टू 3% बाय मार्च 26 इन बेसलाइन सिनेरियो। ठीक है, तो ये आपको इतना नहीं याद रखना है, आपको बस ये याद रखना है 2.5% आ गया है, 12 ईयर लो आ गया है ग्रॉस एनपीए का रेट। ठीक है, क्रेडिट ग्रोथ की बात करें तो 19% क्रेडिट ग्रोथ देखी गई थी 23-24 में, ये इतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन बैंकिंग, अब आप देख ही रहे हैं हर जगह यूपीआई खुल रहा है, मोबाइल बैंकिंग ट्रांजैक्शन बढ़ रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बढ़ रहे हैं। ठीक है, मोबाइल बैंकिंग बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो ये सारी बातें हुई। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ ये डेटा आपको याद रखना था, 2.5% एनपीए की रेट है। ठीक है, सितंबर 2024 तक ये आरबीआई का कहना है। पीएम केयर्स फंड की बात करें तो ये पीएम केयर फंड कोविड के दौरान मार्च 2020 में लॉन्च किया गया था, जिसके अंतर्गत वॉलेंट्री डोनेशन किया जाता था और इस डोनेशन को हेल्थ सर्विसेज में यूज़ किया जाता था। अगर आपको याद होगा तो आप मतलब आपको पता होगा फिर पीएम केयर्स फंड। तो पीएम केयर्स फंड में जो डोनेशन आया है 22-23 में वो गिर के लोवेस्ट हो चुका है 912 करोड़ का। ठीक है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन जो हुआ है 22-23 ईयर 22-23 में वो 912 करोड़ हो गया है। ठीक है, जब ये फॉर्म हुआ था पीएम केयर्स फंड 2020-2021 में, तब यहाँ पे डोनेशन आया था 7,184 करोड़ का। ठीक है, जो गिर के हो गया है इस साल, मतलब लास्ट ईयर 22-23 912 करोड़ का ही डोनेशन आया है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन कब था, जब ये फॉर्म हुआ था 2020-21 में, तब 7,184 करोड़ आया था, जो अब गिर के 912 करोड़ हो गया है। ठीक है, तो बस आपको इतना याद रखना है, ये 2 डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर बात करते हैं क्रीड़ा ऐप की। तो क्रीड़ा ऐप किसने लॉन्च किया है, ये क्या है, ये इंडिया का पहला स्पोर्ट मैनेजमेंट मोबाइल ऐप है। ठीक है, स्पोर्ट मैनेजमेंट मोबाइल ऐप है, नाम से ही समझ में आ रहा है, क्रीड़ा का मतलब क्या होता है, खेलना होता है। ठीक है, खेल होता है क्रीड़ा का मतलब। तो क्या है ये क्रीड़ा ऐप, तो ये इंडिया का पहला स्पोर्ट्स मैनेजमेंट मोबाइल ऐप है।
ठीक है। चर्चा करते हैं जनरेशन बीटा की। तो जनरेशन बीटा कौन होंगे? जो बच्चे 2025 से 2039 के बीच में पैदा होंगे उनको जनरेशन बीटा कहा जाएगा। ठीक है, इससे पहले की जनरेशन को क्या बोला जाता था? इससे पहले की जनरेशन जो थी उसको जनरेशन अल्फा के नाम से जाना जाता था। 2010 से 2024 तक के बीच जो जन्मे हैं उनको जनरेशन अल्फा का नाम दिया गया है। जनरेशन जी कौन थी? जेन जी, जिनको जाना जाता है कोलोकियली, तो ये 1997 से 2009 के बीच में जो बॉर्न हुए हैं। मिलेनियल्स जो जेन वाई होते हैं वो कौन है? वो 1981 से 1996 के बीच में पैदा हुए थे। जनरेशन एक्स 1965 से 1980 के बीच में पैदा हुए थे। बेबी बूमर्स थे 1946 से 1964 के बीच में। साइलेंट जनरेशन थी 1928 से 1945 के बीच में। और ग्रेटेस्ट जनरेशन कहलाई है 1901 से 1927 के बीच जो भी पैदा हुए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जनरेशन बीटा क्या है? तो उन बच्चों को बोला जाएगा जो कि 2025 से 2039 के बीच में पैदा होंगे। ठीक है। ऑबिचुअरीज की चर्चा करें तो ओसामू सुजुकी जी का निधन हो गया है जापान में। याद रखिएगा, ओसामू सुजुकी जी का निधन हो गया है। ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट को रिवोल्यूशनाइज किया था। इन्होंने 1982 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर, भारत सरकार के साथ मिलकर मारुति उद्योग की स्थापना की थी, स्टैब्लिश किया था मारुति उद्योग को, जिसको हम लोग मारुति सुजुकी के नाम से जानते थे। ठीक है, तो किसने स्टैब्लिश किया था ये? तो ओसामू सुजुकी ने स्टैब्लिश किया था, जिनका अभी निधन हो गया जापान में। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा कि 1982 में इनकी मदद से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मारुति उद्योग लिमिटेड सेटअप किया था। ठीक है।